आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना के इस जंग में पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला कर रहा है और ऐसे में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। कोरोना के इस दौर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए और अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करिए। श्रोताओं, आज के इस कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और इस बीच डॉक्टर रेड्डी हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रेड्डी, आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। चिकित्सा के क्षेत्र में आपका एक लंबा अनुभव रहा है। आज आपदा की इस घड़ी में भी आप कोरोना वॉरियर बनकर देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके लिए हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। हम भी आपके साथ शामिल होकर, आपके श्रोताओं के साथ शामिल होकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। जी डॉक्टर रेड्डी, आप पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ये संस्थान क्या कार्य करता है? पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का यही काम है कि जहां पे भी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की कोशिश होनी चाहिए जी, पब्लिक हेल्थ में शिक्षा देकर और रिसर्च चलाकर, ताकि लोगों को अच्छी तरह सेवाएं पहुंच सके और कोई कमजोरी हो तो उसको हम हटा सकें। तो उसी के ऊपर हमारा दृष्टि केंद्रित करते हैं और सारा भारत में जी हर एक जगह इसके लिए जो कोई भी एक्सपर्टीज चाहिए वो बढ़ाने के लिए हम पूरे तरह सबको ट्रेनिंग देते हैं। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप। डॉक्टर रेड्डी, आप देश में जो कोरोना की वर्तमान स्थिति है इसके बारे में क्या कहेंगे? जहां एक ओर देश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, वहीं हम कह सकते हैं कि लगभग 50,000 या 48,000 लोग इससे मरीज ऐसे हैं जिन्हें उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो जो ठीक होने वाले रोगियों की जो दर है वो भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल सिचुएशन कैसी है इस समय हमारे देश में? ऐसा है कि जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है ये टेस्टिंग के ऊपर भी आधारित है। जी, शुरुआत में थोड़ा टेस्टिंग की गति कम थी, मगर अभी टेस्टिंग काफी ज्यादा मात्रा में हो रही है, तो इसीलिए कई सारे मरीज पहचान में आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी बहुत बीमार है, कई लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी बहुत ही हल्की ओर से छू चुकी है जी, और वो सभी ठीक हो जाएंगे जी। मगर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, क्या ये बीमारी कोई घातक रूप में कईयों को बहुत बीमार बनाकर अस्पताल भेजती है, इंटेंसिव केयर की आवश्यकता होती है, या मृत्यु भी उनके पास मतलब वो खतरा भी होता है या नहीं। हम अगर मृतकों की संख्या देखें वो बहुत कम है अभी भारत के आबादी के मुकाबले में। हमारा मृतकों की संख्या है 10 लाख लोगों में 2.6 जी, 2.6। मगर अगर अमेरिका का देखें वो 280 तक पहुंच गया है 10 लाख लोगों में। जी, मतलब बहुत अंतर है, 100 गुना से ज्यादा अंतर है। जी, जी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर रोगियों की संख्या, मतलब रोगी मतलब जिनको भी ये वायरस का संक्रमण हुआ है, अगर उनका संख्या भी बढ़ जाए फिर भी हम गंभीर बीमारी को और मृत्यु जैसे
घातक परिणाम को हम रोक के रखें। और उसमें अभी तक मेरे ख्याल से काफी हद तक सफल हो चुके हैं, पर देखना है कि अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या परिस्थिति होगी, और पूरी कोशिश हमारी ओर से जारी रहनी चाहिए। डॉक्टर रेड्डी, इस समय लॉकडाउन में बहुत सारी छूट दी गई है और जैसे हम कह सकते हैं कि जो जिंदगी है वो धीरे धीरे वापस लौट रही है। लोगों ने अपने ऑफिस से जाना शुरू कर दिया है, दुकानें खुलने लगी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे करके शुरू किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो आम लोग हैं उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, कुछ तो छूट हुई है, वो गलत बात थी, और उसके बारे में हमें चिंता करते हुए आगे के जो हमारे फर्ज हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको नहीं भूलनी चाहिए जी। जैसा कि क्रिकेट मैच में कभी कैच छूट जाता है और उसके बारे में सोचते आगे का खेल गंवाना नहीं चाहिए जी। आगे के खेल में जीत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक तो हम एक सामुदायिक रूप में इस वायरस को फैलने से रोक लगाएं, और दूसरा खुद की रक्षा मतलब आत्मरक्षा कर लें जी। और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा के रखें। तो इसके लिए हमें ये करना जरूरी है कि एक तो हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें जी, और एक दूसरे से 2 मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें, और तीसरा हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें। अगर साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो, क्योंकि ये वायरस का प्रवेश करने के 3 द्वार होते हैं जी। पूरे चेहरे पे भी है, सारे वो चेहरे पे हैं, एक तो नाक के द्वारा, एक तो मुंह के द्वारा, तीसरा आंख के द्वारा। तो मास्क पहनने से वायरस का प्रवेश नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा रुक जाता है। उसके साथ साथ अगर ऐनक भी पहन लें तो आंखों द्वारा भी वो वायरस का प्रवेश रुक जाता है। और हाथ हम अक्सर धो लें, तो अगर किसी चीज से भी अगर वायरस हमारे हाथ पे पहुंच गया तो फिर वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हाथ साफ रखने से अगर हम मुंह को छू भी लें तो वायरस नहीं रहेगा नाक या मुंह या आंख के द्वारा प्रवेश करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कोरोना संक्रमण के दौरान और उसके बाद की अवधि के लिए एक टीकाकरण जो है उन सेवाओं के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार कोरोना संक्रमण के सभी क्षेत्रों में जो नवजात शिशु हैं उनका टीकाकरण जारी रहेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो बिल्कुल आवश्यक है जी। ऐसा नहीं है कि हम खाली कोविड या कोरोना के ऊपर ही ध्यान दें और बाकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बिल्कुल आवश्यक है जो कदम, उनके बारे में हम उनकी अश्रद्धा करें जी। तो ये बिल्कुल आवश्यक है कि हम देखें कि नवजात शिशु को जो टीकाकरण मिलनी चाहिए वो तो बिल्कुल टीके लगवाने चाहिए जी। और बाकी बीमारियों का भी हमें ठीक से जो आवश्यक इलाज है वो भी करनी चाहिए जी। तो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बाकी जो कोई भी काम करना है वो भी हमें काम चलाना चाहिए और कोविड का भी काम साथ साथ चलाना चाहिए। तो इसके लिए हमें काफी एकजुट होकर स्वास्थ्य व्यवस्था को थोड़ा मजबूत बनाना चाहिए। इसमें लोगों का सहकार भी बिल्कुल आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हर प्राथमिक सेवा में डॉक्टर ही मतलब उनकी आवश्यकता हो। तो एक तो प्राइमरी हेल्थ केयर में ये आशाएं हैं और फिर नर्स मिडवाइफ्स है, और उनके साथ अगर सिटीजन वॉलंटियर्स भी जुट जाए तो कोरोना के लिए जो कांटेक्ट ट्रेसिंग हम कहते हैं, या अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के जो लोग उनसे मिल चुके हैं उनके पहचान के लिए जो कांटेक्ट ट्रेसिंग की आवश्यकता होती है, या कोई होम आइसोलेशन में है उनके अगर पहचान होनी चाहिए कि क्या कितने किस हद तक बीमार है, या किसी को खांसी और बुखार का बीमारी है तो उनको उनका पहचान करके उनको उनका जांच कराने का फर्ज जो होता है प्राथमिक सेवाओं का, उनका ऐसी चीजों में आम नागरिक भी हाथ बटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा हम
स्वास्थ्य व्यवस्था के कर्मचारियों के ऊपर ही छोड़ दें। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने यहाँ पे बताई कि जो जन भागीदारी है, जो आम लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, उसके बिना शायद ये जंग संभव नहीं है। और जब हम सभी नागरिक इसमें सरकार के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तभी हम कोरोना से जंग में जीत पाएंगे। और डॉक्टर रेड्डी, हम वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे अदर देन कोरोना, लेकिन हम कोरोना के बारे में भी बात करना चाहेंगे कि जो ग्लोबल, हमारा देश ऑलरेडी जो ग्लोबल वैक्सीन मार्केट है उसमें मार्केट लीडर है। 60% हिस्सेदारी हमारे देश की है जो वर्ल्ड वैक्सीन जो पूरी मार्केट है, और यूएन को भी हम बहुत 60 से 80% वैक्सीन सप्लाई करते हैं। तो कोरोना को लेकर जो विभिन्न रिसर्च कर रहे हैं हमारे देश में, जो है CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अलावा बहुत सारी जो फार्मा कंपनीज हैं वो भी इस पर रिसर्च कर रही हैं। तो क्या अभी ताजा स्थिति है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर सारे देशों में परिस्थिति देखा जाए, तकरीबन 100 लोग, मतलब 100 जो इंस्टीट्यूशंस जो है वो वैक्सीन के खोज में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सफल हो जाएंगे। कुछ वैक्सीन के जो कैंडिडेट्स है, हो सकता है कि वो सफल रूप में आगे आए। वो कितने आएंगे और कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीन के बारे में आप ये तो बिल्कुल जानकारी रखनी चाहिए कि एक तो कोरोना के मुकाबले में उसको रोकने के लिए एक तो सफल होनी चाहिए वैक्सीन, और दूसरा सेफ भी होनी चाहिए, मतलब उसके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उससे कोई खतरा भी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो सफल और बगैर खतरे के वैक्सीन किस प्रकार का होगा, वो कब तक निकलेगा कहना मुश्किल है। हालांकि कुछ देशों ने कहा है कि सितंबर तक शुरुआत के ट्रायल्स खत्म हो जाएंगे और उसके बाद में जल्द से जल्दी ट्रायल्स आगे बढ़ाएंगे। मगर WHO का कहना है कि कम से कम 18 महीने लगेंगे एक अच्छा वैक्सीन सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो, क्योंकि एक तो वैक्सीन के ट्रायल्स में कई सारे स्टेजेस हैं और दूसरा मास प्रोडक्शन। ये देखिए, ऐसा वैक्सीन नहीं है कि कुछ ही देशों के लिए, कुछ ही लोगों के लिए है, सारा दुनिया मांगेगा इस वैक्सीन को जी। तो उस भारी मात्रा में उस वैक्सीन को उत्पन्न करने में काफी टाइम लगेगा। मगर हमारा तो बस एक शक्ति है भारत देश का कि हमारा वैक्सीन प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी बहुत बड़ा है। तो हो सकता है कि सारा दुनिया हमारे यहाँ ही आए, कहाँ पे भी वैक्सीन का खोज हो, फिर भी वैक्सीन उस भारी मात्रा में और कम खर्चे में उसका उत्पादन करना भारत का एक अहम शक्ति है, जो मेरे ख्याल से वो शक्ति सारा दुनिया मांगेगी। जी डॉक्टर साहब, और आपने WHO की बात की, तो आज का दिन बहुत खास है जब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का जो पदभार है वो संभाला है। तो ये देश के लिए एक बहुत गर्व करने वाली बात है। जी बिल्कुल है जी। हमने शुरू से कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारा दुनिया हमारा ही है और हम सब सारे दुनिया के हैं, मतलब सारा दुनिया एक ही परिवार के हैं जी। तो इसमें यह बात बनती है कि जो ये कोरोना के मुकाबले में सारा विश्व एकजुट होकर काम कर रहा है उसको हटाने में और हराने में, तो उसमें मेरे ख्याल से WHO का भूमिका बहुत अहम है। और WHO का नेतृत्व इस समय में जी, इस क्लिष्ट परिस्थिति में एक भारतीय को मिलना यह हमारे सबके लिए गर्व की बात है। जी डॉक्टर साहब, और इस बीच हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो फोन हमें कर रहे हैं, और पहला फोन हम लेंगे जम्मू से अजय भूषण जी का। हेलो अजय जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी नमस्कार अजय जी। डॉक्टर साहब, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जब किसी का टेस्ट नेगेटिव आता है कोरोना का, तो उसको क्वारंटाइन किया जाता है, तो अगर उसको होम क्वारंटाइन है तो किन चीजों की सावधानी लेनी चाहिए घर के लोगों को उसको भी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस दौरान कभी टेस्ट करवाने की जरूरत पड़े, ब्लड सैंपलिंग लेनी पड़े घर से ही किसी लैब असिस्टेंट द्वारा, तो लैब असिस्टेंट और पेशेंट को या जिसको नेगेटिव हो बेशक हो,
तो क्या सावधानी लेनी चाहिए जब वो ब्लड सैंपलिंग लेते हैं किसी और चीज के लिए, शुगर के लिए या किसी और चीज के लिए? मुझे पूरी तरह सुनाई नहीं दिया। मैं जिस हद तक जी डॉक्टर साहब, एक तो इनका सवाल ये है कि क्वारंटीन जब आप हो जाते हैं तो उस केस में आपको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, और दूसरा सवाल ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ब्लड सैंपल लेने जाता है नॉर्मल केस में भी, और अगर कोरोना का आपको टेस्ट करवाना है तो किस तरह की सावधानियां हमें लैब में बरतनी चाहिए? अच्छा जी, देखिए क्वारंटीन और आइसोलेशन में फर्क है। क्वारंटीन का मतलब हमें पता नहीं है कि किसी व्यक्ति को वायरस का संक्रमण हुआ या नहीं, वो ऑब्जर्वेशन में रहते हैं कि रोग के लक्षण निकलते हैं या नहीं, और उनका जांच भी किया जाता है। आइसोलेशन का मतलब है कि वायरस का संक्रमण का सबूत मिल चुका है जी, और उनको अलग जगह पे रखते हैं ताकि उनसे दूसरों को ये वायरस संक्रमित ना हो। मगर कुछ भी हो, अगर होम क्वारंटाइन में रहें, घर में रहें, बस यही सावधानी बरतनी चाहिए कि ये सोच के कि हो सकता है मेरे अंदर वायरस है और मुझसे घर वालों को और किसी को ये वायरस का संक्रमण नहीं होना चाहिए, जब तक मेरा पूरा तरह ये तय हो जाए कि रोग के लक्षण मुझ में नहीं है और मेरा टेस्ट भी ठीक निकला है। तो इसलिए ये जो सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं या फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, एक दूसरे से 2 मीटर फर्क रखने का, हाथ साफ रखने का और मास्क पहनने का, वो सारे जो है हम कहते हैं कि ये बिल्कुल आवश्यक है। तो वो उन नियमों का पालन करना भी जरूरी है। और अगर खून का जांच देना है तो खून का जांच दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। बस जो आपका खून का जांच करने वाले हैं उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। आपको तो मास्क पहनना ही चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है, उनको भी मास्क पहननी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपके बहुत नजदीक ना आए, और उनका हाथ भी साफ करना चाहिए पहले भी और बाद में भी। तो उनको भी कुछ इस प्रकार के कुछ नियम पालन करने होते हैं। जी डॉक्टर साहब, और जैसा कि इन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि कोरोना के लिए आप जो होम टेस्टिंग सिस्टम है वो शायद अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि घर पे आके कोई आपका ब्लड लेके जाए, या सिस्टम ऐसा है जी। पहला तो ये RT-PCR वाला टेस्टिंग जो है वो हो सकता है कि घर में भी करें, हो सकता है घर में भी सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है, और उसके लिए उनको एक स्पेशल जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहन के आना पड़ता है, वो थोड़ा सा मुश्किल ही है, और वो हो सकता है घर में सैंपल कलेक्शन। मगर दूसरा जो है खून का जांच, आप जो कह रहे थे जी डॉक्टर साहब, वो एंटीबॉडी के लिए है, और ये देखने के लिए कि क्या संक्रमण हो चुका है ऑलरेडी और आपके शरीर में वो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन हुआ या नहीं जी। तो वो टेस्ट अभी शुरू होने वाला है भारत में, कुछ जगह शुरू हुआ है, इसलिए कि पहले टेस्टिंग किट्स जो मंगाए गए थे बाहर से उनमें से कुछ खराब निकले। अभी बाकी टेस्ट जो टेस्टिंग किट्स मंगवाए गए हैं वो ठीक है, तो ये टेस्टिंग भी शुरू होगा, मगर वो एक सर्वे के लिए मेरे ख्याल से शुरू होगा, खास करके हॉट जोन्स में जो कंटेनमेंट जोन्स कहे जाते हैं जी। और डॉक्टर साहब, इस बीच अब हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सुभाष त्रिपाठी जी। हेलो सुभाष जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ जी को नमस्कार। जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी, मेरा प्रश्न है डॉक्टर रेड्डी साहब से कि जिन लोगों का कोरोना ठीक हो गया है तो उनकी एंटीबॉडी जी कितने दिनों के लिए रहेगी? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या कितने समय तक के लिए? जी, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, देखिए अभी ये वायरस हमारे पास हमारे देश में छोड़िए, देश में प्रवेश करके तो 4 महीने हुए, ये विश्व में बाहर निकल के एक खतरा बनने का जो है 5-6 महीने हुए हैं। अभी दिसंबर 31 तारीख को सबसे पहला पता चला कि इस प्रकार का वायरस का संक्रमण हो रहा है। तो इस नए वायरस का स्वभाव क्या है, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो कितने महीने रह सकते हैं और कितना प्रभावित रह सकते हैं, क्या 1 साल, 2 साल, 3 साल, किसी को भी पता नहीं। तो अभी इन सारी चीजों का जांच हो रही है। लगता है कि अभी 2-3 महीने का तो उसका कुछ असर है, मगर कितना लेवल पे कितना असर होगा अभी उसका पक्का पता नहीं है, तो इसके बारे में कहना मुश्किल है। हालांकि इस साल के अंत तक
हमें ज्यादा समाचार मिलेगा इस वायरस के बारे में और उसका स्वभाव और एंटीबॉडीज का जो उसका शक्ति क्या है, वो कब तक वो हमारे बचाव में रह सकते हैं, ये पता चलेगा। डॉक्टर साहब, जो नॉर्मल वायरल डिजीजेस हैं, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो उनका कितनी अवधि रहती है उन एंटीबॉडीज की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए? उसमें भी बहुत फर्क है जी, क्योंकि अगर आप स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगाएंगे जी तो उम्र भर उसका असर होता है, वो एंटीबॉडीज उम्र भर रहते हैं जी। और फ्लू हो जाएगा आपको जी। वो मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल से ज्यादा नहीं रहते, इसीलिए अक्सर वो स्ट्रेन्स भी अलग होते हैं, तो इसलिए फ्लू वैक्सीन भी बदला जाता है 2-3 महीने में। अगर कॉमन कोल्ड जो नजला कहते हैं जी, वो भी वायरस से ही होता है, उसका तो असर 1-2 महीने से ज्यादा नहीं रहता, इसीलिए साल में 2 बार भी हो सकता है आपको नजला इसी वायरस से। तो बहुत फर्क है वायरस और वायरस में, बहुत अंतर है जी। तो जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आज श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। और अब हमारे साथ अयोध्या से इरशाद जुड़ चुके हैं। हेलो इरशाद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी, आपको नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नशे वाले आदमियों को क्या इसका कोरोना का असर नहीं होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नशे वालों को भी असर होता है, ऐसा नहीं है कि कोरोना नशा से भाग जाए, बिल्कुल होता है। और क्योंकि नशे वाले आदमियों का इम्यूनिटी भी कम हो जाता है, उनको ज्यादा घातक रूप में बीमारी होने का भी खतरा ज्यादा है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि क्योंकि हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, आदमी अल्कोहल पिए तो वायरस दूर रहेगा, ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है, ये गलत फहमी है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने बताई। यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है, मार्केट में बहुत सारी दुकानें इस समय खुल गई हैं, तो स्पेशली जो लोग दुकानें खोल रहे हैं इस समय, उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, जो सावधानी मैंने पहले बताया कि जिस हद तक हो सके वो फिजिकल डिस्टेंसिंग 2 मीटर का रखने के लिए, मतलब ग्राहक जब आएंगे दुकान के आसपास तो उनका भी लाइन लगाना चाहिए। हमने देखा है लॉकडाउन के अंतर्गत भी हमने इस प्रकार के सावधान बरते थे, तो वो जारी रहनी चाहिए जिस हद तक हो सके। पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मास्क पहनना। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये वायरस का प्रवेश हमारे मुंह के द्वारा होता है, तो मास्क पहनने से और हो सके तो ऐनक भी पहनने से वो वायरस का प्रवेश बहुत ही कठिन हो जाता है। मगर हाथ भी बिल्कुल साफ रखनी चाहिए, पानी हो सके तो पानी से, नहीं तो हैंड सैनिटाइजर से। तो ग्राहक को भी और बेचने वाले को भी ये सावधानी बरतनी चाहिए। और जो कुछ भी सामान खरीदा जाता है उससे ज्यादा कोई खतरा नहीं है, मगर घर वापस जाके वो सामान रख के फिर हाथ धोने लेनी चाहिए जी। और बस, इससे ज्यादा कोई ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। अगर आवश्यक समझे तो वो सामान को थोड़ी देर धूप में रख ले, वो अगर वो धूप में रखने वाली सामान हो तो कुछ 1-2 घंटे के लिए रख के फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज्यादा खतरा नहीं पाया गया उनसे, मगर हाथ साफ रखना और मुंह के द्वार जिससे भी वायरस प्रवेश कर सकता है जी, उनको बचा के रखना बिल्कुल आवश्यक है। तो हम अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो बिना मास्क के आप बाहर ना निकलें। और डॉक्टर साहब, इस बीच महोबा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदय भान जी। हेलो उदय भान जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरी तरफ से डॉक्टर साहब को नमस्कार और सभी श्रोताओं को नमस्कार सर। नमस्कार उदय भान जी। मैं ये पूछना चाहूंगा सर कि कुछ लोग कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से कोरोना वायरस नष्ट होने की संभावना रहती है, तो क्या ये सही है? जी, देखिए, मैंने जैसे बताया ये नया वायरस है, उसका क्या स्वभाव है तो हमें पूरी तरह पता नहीं है। तो यही सोच में है कि शायद ये भी दूसरे कोरोना वायरस जैसा ही कुछ गर्मी बढ़ने से कम हो जाएगा। गर्मी और खास करके ह्यूमिडिटी भी अगर साथ बढ़ जाए तो हो सकता है कि इसका प्रभाव कम होगा और सर्दी के मौसम में शायद इसका प्रकोप थोड़ा ज्यादा होगा। मगर
ये पूरी तरह पहचान में नहीं आया ये वायरस अभी तक। अभी देखना है अगले 2 महीने में क्या होता है। मगर अगर ये दूसरे कोरोना वायरस से जैसा ही बर्ताव करता है तो हो सकता है कि गर्मी और ह्यूमिडिटी बढ़ने से इसका स्वभाव कुछ बदलेगा और इसका जो असर है थोड़ी धीमी हो जाएगी। जी। और डॉक्टर रेड्डी, आपसे उन मरीजों के बारे में पूछना चाहेंगे या जो लोग कोरोना कैरियर हैं, एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ पता नहीं है कि ये पॉजिटिव हैं या नहीं है, ऐसे लोगों से हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कई लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और जो लोग सिम्प्टोमेटिक भी होते हैं बाद में, उनमें भी ये पाया गया कि सिम्टम्स बाहर निकलने के पहले, मतलब प्रकट होने के पहले जी 2-3 दिन पहले से ही अगर ये वायरस से संक्रमण होता है, मतलब ये वायरस एक दूसरे से फैल सकता है सिम्टम्स निकलने के पहले ही, उभरने के पहले ही। तो इसका मतलब है कि हमें पूरे बचाव का कोई ऐसा रास्ता नहीं है बगैर हम ये साधन अपनाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो मैंने कहा 2 मीटर का फासला रखना, मास्क पहनना, अगर हम सब लोग यही करेंगे तो एक दूसरे से ये एसिम्प्टोमेटिक लोगों से और ये प्री सिम्प्टोमेटिक बीमारी के पहले ही जो फैलने का खतरा है वो भी टाल सकते हैं। मैं आमतौर से ये मिसाल देता हूं कि अगर हम किसी शहर में हम गाड़ी चला रहे हैं जी और साथ साथ और गाड़ियां चल रही हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा गाड़ी वाला कैसा चलाएगा। हो सकता है कि हमारा रास्ता काट ले, हमें एक्सीडेंट में फंसा दे, तो इसीलिए हम थोड़ा दूसरे गाड़ियों से थोड़ा फासला रखते हैं ताकि कोई गलत भी चलाए गाड़ी तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। उसी प्रकार का हमें तो वो फासला रखना जरूरी है और हमें बस ये सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि खतरा किस ओर से आ रहा है हमें पता नहीं है। कौन एसिम्प्टोमेटिक है, कौन प्री सिम्प्टोमेटिक है, किसके पास सिम्टम्स होकर भी वो चल रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं होती। तो इसीलिए हमें अपने बचाव के लिए ये कवच पहनने चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। जब भी आप रोड पे जाते हैं, कोई भी गाड़ी होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कीप डिस्टेंस, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। तो वो इस समय कोरोना काल में जो है ये जो स्लोगन है कीप डिस्टेंस, ये जरूर आप अपनाएं। और इस बीच रामपुर का हम रुख करते हैं, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राशिद अली जी। राशिद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी राशिद जी, अपना सवाल पूछिए। ये जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे। नमस्कार जी, बताइए। मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ, जैसे हम बाहर से सब्जी लाइन बाजार से खरीद कर, जैसे हम कौन सा प्रयोग करें इसका? जी डॉक्टर साहब, सब्जी बाहर से, ये कह रहे हैं अगर हम सब्जी बाहर से खरीदते हैं तो उसको यूज हमें कब करना चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए सब्जी खरीदते समय और घर लाने के बाद? नहीं, खरीदते समय देखिए, अगर आप हाथ साफ करके उनको खरीदते हैं और अपने कोई भी बैग में डाल के वापस लाते हैं, तो फिर घर आने के बाद आपके हाथ तो पहले साफ करनी चाहिए। बाद में सब्जियों को भी अच्छी तरह पानी में साफ रखनी चाहिए, साफ करनी चाहिए। जिनको भी आप पानी में साफ कर सकते हैं उनको पानी में साफ करनी चाहिए, फिर हाथ धो लीजिए। फिर तो बस इससे ज्यादा कोई और कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। खास करके आपको साबुन वगैरह के साथ उनका सफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस पानी ही से ही ये वायरस धुल जाता है। जी, तो ये तरीका हो गया। सब्जी को हम किस तरीके से घर पे लाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। और कोरोना के उसमें हर तरह की आजकल डॉक्टर साहब, जैसा कि इस समय इस दौर में हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी एक बड़ी समस्या भी रही है कि बहुत सारे लोग जब घर पे थे तो कुछ लोगों ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया और अपनी हर वो क्रिएटिविटी दिखाई उस दौरान, और वो सब कुछ किया जो वो नहीं कर पाए कभी जीवन में। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने इस दौरान काफी इसको गंभीरता से लिया कि वो घर में कैद हो गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसी जो मानसिक स्थिति होती है, जो मेंटल ट्रॉमा होता है डॉक्टर साहब, उसे आप किस तरीके से देखेंगे और उसको दूर करने के लिए क्या हमें करना चाहिए? देखिए, हमें ऐसे परिस्थितियों में संयम और हिम्मत का साथ लेना चाहिए। एक तो हमें पहचानना चाहिए कि बस हम अकेले नहीं है,
जिनका ये हालात है या परिस्थिति है, सारा दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है। हर कोने में कोई न कोई देश में वो लॉकडाउन चल रहा है या लॉकडाउन अभी अभी खत्म हो रहा है, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग जारी है। तो हर व्यक्ति जो हमारे पड़ोस में है, हमारे शहर में है, हमारे देश में है, उनका सबका भी यही अनुभव है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमसे जितना भी हो सके, जो आपने क्रिएटिविटी की बात कही तो उसका फायदा उठाएं। अगर जो हम कुछ खास करके हमारे पास कोई हुनर हो तो वो हुनर के साथ कुछ, अगर आप लिखना चाहे तो लिखिए, या चित्र बनाना चाहे तो चित्र बनाइए, या कुछ नए खाने बनाने का मैंने तरीके सीखना चाहे तो वो भी सीख लीजिए, या व्यायाम कीजिए, अपना सेहत बनाइए, जैसा भी करिए, या आप गाना चाहे तो गाना गा लीजिए। इस समय जो कुछ भी करना चाहे आप कर लीजिए, मगर ये चिंता अब, और खास करके देखिए अभी बाहर कितने हमारे एनिमल्स घूम रहे हैं, कितने बर्ड्स आ गए हैं। अभी पक्षियों का संगीत पहले कभी सुनाई नहीं देता था, वो संगीत सुनाई देता है रोज। तो ये सबका अनुभव लीजिए, सोच लीजिए कि प्रकृति आपको एक मौका दिया है उसका सुंदरता को अनुभव करने के लिए, तो उसका आप पूरी तरह फायदा उठाइए। और डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी को लेके हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लोगों की कि हम इस दौरान किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारा जो खान पान है वो कैसा होना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी तो एंटीबॉडीज वगैरह से मिलती है, इन्फ्यूशन से, और एक्टिव इम्यूनिटी इन्फेक्शन से मिलती है, मगर या वैक्सीन से मिलती है। मगर सब में एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी बनता है अपने खुद के स्वास्थ्य के द्वारा। तो पौष्टिक आहार लेने से और शारीरिक व्यायाम करने से और धूम्रपान से बच के रहने से और मद्यपान से भी बच के रहने से ये इम्यूनिटी बढ़ता है, कुदरती रूप से बढ़ता है। तो खास करके पौष्टिक आहार लेना, जिसमें ज्यादा फल और सब्जी हो, और हो सके तो नट्स भी ले लें, तो इससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। और एक्सरसाइज करने से भी इम्यूनिटी बढ़ता है। तो ये सारी चीजें का अनुभव करना चाहिए। एयर पोल्यूशन से इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि धूम्रपान करने से भी इम्यूनिटी कम हो जाता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आदतों द्वारा, खास करके पौष्टिक आहार का जो हम सेवन करते हैं, तो उसके द्वारा किस प्रकार हम हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें, ये बिल्कुल आवश्यक है। बिल्कुल। और डॉक्टर रेड्डी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, टिप्स देना चाहेंगे? संदेश यही है जी कि हमें अभी लॉकडाउन से बाहर निकलना है, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। ये लंबे दिन चलने वाला है, तो इसीलिए हमें हमारा संयम नहीं खोनी चाहिए, और सावधानी बरतने से हम जरूर इसके ऊपर जीत पाएंगे। मगर ये आवश्यक है कि हमारा धीरज खुद रखें, परिवार वालों का धीरज रखें, और सबको साथ लेकर एक सामूहिक रूप से इस वायरस को डट के हम मुकाबला करके विजय प्राप्त करना है। तो ये हमारा सबका कर्तव्य है और निश्चय भी होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रेड्डी, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे तमाम श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप सबका भी मुझे ये मौका मिला, शुक्रिया। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।